नमस्कार विद्यार्थियों, सोनी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान की पेंटिंग चित्रकला पर चर्चा कर रहे थे। जो हमारी पहली क्लास थी उसमें हमने वर्गीकरण किया और मेवाड़ चित्रकला शैली पर भी हमने बात की थी। तो अब यहाँ पर एक थोड़ा सा जो मेवाड़ चित्रकला शैली हमने पढ़ी थी उस पर एक चीज़ ध्यान देना। देखो, मैंने लिखाया था कि राज सिंह का शासनकाल 1628 से 1652 इस शैली का, मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल था। तो यहाँ दोस्तों आप थोड़ी सी इसको सुधार करेंगे। ये राज सिंह नहीं, यहाँ क्या करना है आपको, ये जगत सिंह करना है। मैंने थोड़ी सी ध्यान नहीं दिया, तो राज सिंह को काट करके जगत सिंह पढ़ना है कि जगत सिंह का शासनकाल 1628 से 52 था और जगत सिंह का शासनकाल ही मेवाड़ चित्रकला शैली का क्या था, स्वर्ण काल था। और जगत सिंह के शासनकाल में ही चितेरू की ओवरी नामक चित्रशाला बनी थी, जिसको तस्वीरारों कारखानों भी कहते हैं। एक बार दोबारा देखना, हमने पिछली क्लास में जो मेवाड़ चित्रकला शैली पढ़ी थी उसमें मैंने लिखाया था कि राज सिंह का शासनकाल 1628 से 52 तक मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ राज सिंह नहीं, राज सिंह इनके बाद में आता है। तो यहाँ राज सिंह की जगह आपको जगत सिंह पढ़ना है। और जगत सिंह का शासनकाल था 1628 से 52 और जगत सिंह का शासनकाल ही इस मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। और उन्हीं के शासनकाल में उन्होंने चितरू की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की थी, जिसे तस्वीरार कारखानों भी कहते हैं। तो आपको ये गलती, वहाँ मेवाड़ चित्रकला शैली में राज सिंह की जगह आपको जगत सिंह पढ़ना है। ठीक है दोस्तों। अब अगली जो चित्रकला शैली है हम वो ले रहे हैं नाथद्वारा शैली। देखिए दोस्तों, नाथद्वारा शैली का प्रारंभ हुआ था महाराणा राज सिंह के शासनकाल। महाराणा राज सिंह के शासनकाल में नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की स्थापना होते ही इस चित्रकला शैली का प्रारंभ भी हो गया था। इसकी शुरुआत हो गई थी। तो इसकी शुरुआत हुई राज सिंह के शासनकाल में और इस शैली पर मेवाड़ और ब्रज शैली का सर्वाधिक प्रभाव है। और इस शैली में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के सर्वाधिक चित्र बने हैं। इनके अतिरिक्त यशोदा और कृष्ण के चित्र, नंद बाल ग्वालों के चित्र, गोपियों के चित्र और गिरिराज पर्वत आदि के चित्र बनाए गए हैं। इस शैली के चित्र कागज और कपड़े दोनों पर बनाए गए हैं। और इसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, पिछवाई। ये इसकी देन है इस शैली की। और पिछवाई क्या होती है, कपड़े पर पेंटिंग होती है और कपड़े पर पेंटिंग करके जो वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर होते हैं, मूर्ति के पीछे वाली जो प्रदक्षिणा पथ होता है वहाँ पर वो पूरे चित्र पिछवाई के रूप में लगाए जाते हैं। जब हमने फड़ों के बारे में चर्चा की थी उस समय मैंने पिछवाई बताई थी। इसके अलावा नाथद्वारा शैली की जो अन्य विशेषताएं हैं, इसमें भगवान श्री नाथ जी की बहुत सारी आकृतियाँ बनी हैं, चित्र बने हैं, गायों के चित्र बने हैं, आकाश में देवताओं के चित्र बनाए गए हैं और चित्रों के पीछे सघन वन दिखाए गए हैं, केले के वृक्ष के चित्र बनाए गए हैं, विग्रह के चित्र हैं और जो पुरुष चित्र हैं उनमें तिलक दिखाकर इनको चित्रित किया गया है। तो देखिए हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के शासनकाल से। शासनकाल में इस नाथद्वारा शैली की शुरुआत महाराणा राज सिंह के शासनकाल में श्रीनाथ जी की स्थापना के साथ हुई थी। तो नाथद्वारा शैली की शुरुआत महाराणा राज सिंह के शासनकाल में श्रीनाथ जी की स्थापना के साथ ही हो गई थी। और राज सिंह का जो शासनकाल था वो था 1652 से 1680। ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत महाराणा राज सिंह के शासनकाल में नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की स्थापना होने के साथ ही इसकी शुरुआत हो गई थी। और इस शैली पर मेवाड़ शैली और
वृत्त शैली का प्रभाव है। दोनों शैलियों का प्रभाव है, मेवाड़ शैली और वृत्त शैली का प्रभाव है। विशेषताएं देखिए कि विशेषताओं में जो सबसे पहले अपन ले रहे हैं, इससे पहले अपन विशेषताओं में जैसे श्रीनाथ जी के चित्र जो भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार है, रूप है। गायों के चित्र, ठीक है, गायों के चित्र बने हैं। केले के वृक्ष के चित्र, आसमान में देवताओं के चित्र, ठीक है। चित्रों के पीछे सघन वन, ठीक है। पुरुष चित्रों में माथे पर तिलक और श्रीनाथ जी के विग्रह के चित्र, ये इनकी विशेषता थी। ये चित्र बनाए गए थे। तो नाथद्वारा शैली की शुरुआत महाराणा राज सिंह के शासनकाल में श्रीनाथ जी की स्थापना के साथ ही हो गई थी। राज सिंह का शासनकाल 1652 से 1680 था और इस पर मेवाड़ शैली और वृत्त शैली का प्रभाव है नाथद्वारा शैली पर। विशेषताओं में श्रीनाथ जी के बहुत चित्र बने हैं, गायों के चित्र बने हैं, केले के वृक्ष के चित्र, आसमान में देवताओं के चित्र, चित्रों के पीछे सघन वन दिखाए गए हैं, पुरुष चित्रों में माथे पर तिलक है और विग्रह के चित्र भी इसमें बनाए गए जो श्रीनाथ जी के चित्र माने जाते हैं। अब जो प्रमुख जो चित्र बने हैं, इस शैली के जो प्रमुख चित्र बने हैं वो हैं, जैसे सबसे सर्वाधिक चित्र है, तो सर्वाधिक चित्र भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के चित्र जिनमें अपने दोस्तों के साथ खेलते, दही पीता हुआ, गोपियों के कपड़े लेकर भागते हुए, मतलब उसके बाल लीलाओं के बहुत ही सुंदर चित्र है इसमें। इसके अतिरिक्त जो अन्य चित्र हैं, अन्य चित्रों में यशोदा और कृष्ण के 7 चित्र के चित्र, ठीक है। नंद बाल ग्वालों के चित्र, इसके अलावा गोपियों के चित्र, गोवर्धन पर्वत के चित्र। तो सबसे प्रमुख जो चित्र बने हैं और सर्वाधिक चित्र, सबसे प्रमुख चित्र भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के बने हैं। इसके अलावा अन्य चित्रों में यशोदा और भगवान श्री कृष्ण के चित्र, साथ साथ नंद बाल ग्वालों के चित्र, गोपियों के चित्र और गोवर्धन या गिरिराज पर्वत के चित्र इस शैली में प्रमुखता से बनाए गए हैं। दूसरा देखिए दोस्तों, इस शैली में कागज और कपड़े दोनों पर चित्र बने हैं। कागज और कपड़े दोनों पर चित्र बने हैं और इसकी जो प्रमुख विशेषता है, जो प्रमुख विशेषता जिसे देन भी कह सकते हैं, प्रमुख विशेषता है पिछवाई।
प्रमुख विशेषता क्या है? पिछवाई। और पिछवाई क्या होती है? मैंने बताया था कि वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर होते हैं उन मंदिरों के पीछे, जैसे ये मंदिर है और मंदिर में ये गर्भगृह होता है और यहाँ भगवान की मूर्ति होती है और ये जो होता है ये प्रदक्षिणा, तो ये पिछवाई यहाँ लगती है। पीछे पीछे जो दीवार होती है इस पर और इधर ज़्यादातर ये पीछे लगाई जाती है और इसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की पेंटिंग होती है। जैसे ये मंदिर, तो इस दीवार पर ऐसे ये पिछवाई लगाई जाती है, कपड़े पर चित्र बन करके विभिन्न प्रकार के जो भगवान के जो बाल लीलाओं के चित्र हैं वो उस पर पेंटिंग करके और मंदिर के पीछे वाली दीवार जो गर्भगृह की दीवार है उसके पीछे लगा दी जाते हैं। तो पिछवाई शैली की बहुत प्रमुख देन है। दूसरा, जो इस राज सिंह के समय में, महाराणा राज सिंह के समय में इस शैली में कादंबरी, पंचतंत्र, मालती माधव, ये भवभूति का ग्रंथ है, इसके लेखक भवभूति, पंचतंत्र है ही विष्णु शर्मा का और कादंबरी बाणभट्ट की है। इसके अलावा एकादशी महात्म्य में, तो राज सिंह के समय में इन विषयों पर चित्र बनाए गए, इन ग्रंथों पर, कादंबरी पर चित्र बने, पंचतंत्र से बनाए गए, मालती माधव जो भवभूति का ग्रंथ है और एकादशी महात्म्य के चित्र राज सिंह के शासनकाल में इस चित्रकला शैली में बनाए गए थे। प्रमुख पक्षी है मोर। इस शैली का प्रमुख पक्षी क्या है? मोर। प्रमुख पशु गाय और प्रमुख वृक्ष केला और प्रमुख रंग श्वेत और गुलाबी। नहीं सॉरी, प्रमुख रंग है पीला और हरा, ये प्रमुख रंग है। तो प्रमुख पक्षी कौन है इस शैली का? मोर। प्रमुख पशु गाय, प्रमुख वृक्ष केला और प्रमुख रंग पीला और हरा। तो कागज पर और कपड़े पर दोनों पर इस शैली के चित्र बने हैं और इस शैली की प्रमुख विशेषता देन है पिछवाई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की पेंटिंग करके कपड़े पर मंदिर के पीछे, गर्भगृह के पीछे दीवार पर लगा दी जाती है। महाराणा राज सिंह के शासनकाल में कादंबरी, पंचतंत्र, मालती माधव, एकादशी महात्म्य आदि जो ग्रंथ हैं इन पर चित्र बनाए गए। प्रमुख रंग है, प्रमुख पक्षी मोर, प्रमुख पशु गाय, वृक्ष है केला, प्रमुख रंग है पीला और हरा। प्रमुख चित्रकार देखिए, इस शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं, जैसे चतुर्भुज, नारायण, उदयराज, घासीराम और चंपालाल, ये इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। और इसमें महिला चित्रकारों का भी नाम आता है। तो महिला चित्रकार देखिए कौन कौन है इस शैली की महिला चित्रकार? कमला और इलायची, ये इस शैली की महिला चित्र, कमला और इलायची। और जो महिला चित्र हैं, महिला चित्रों की जो विशेषता है इसमें देखिए क्या क्या दिखाया गया है। महिला चित्रों में प्रौढ़ता,
छोटा कद, वात्सल्य के भाव, तिरछी और चकोर जैसी आंखें, ये दिखाया गया है। तो प्रौढ़ता, छोटा कद, वात्सल्य के भाव, तिरछी और चकोर जैसी आंखें। मेवाड़ शैली में कैसी थी? मीन मछली जैसी आंखें थी, यहां पर कैसी हैं? चकोर आंखें। और इसके अलावा इसकी एक विशेषता और है, पुरुष चित्रों में गुसाइयों के इसको छोड़ दीजिए, दोबारा देखिए। प्रमुख चित्रकार चतुर्भुज, नारायण, उदयराज, घासीराम, चंपालाल, और 2 महिला चित्रकार भी हैं इसकी, कमला और इलायची। महिला चित्रों में प्रौढ़ता दिखाई गई है, एज दिखाई 50 के लगभग, छोटा कद दिखाया गया, वात्सल्य के भाव है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जो बाल बचपन के जो हैं उसके चित्र उन्हीं को दिखाया गया है, तिरछी और चकोर जैसी आंखें दिखाई गई हैं। ठीक है, ये थी नाथद्वारा शैली। अब अगली शैली देखिए दोस्तों, अगली है देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली मेवाड़ स्कूल की उपशैली है, और जो देवगढ़ ठिकाना था, इस ठिकाने की स्थापना 1680 में मेवाड़ के महाराणा जयसिंह के शासनकाल में रावत द्वारकादास चौंडावत ने की थी। तो देखिए, देवगढ़ ठिकाने की स्थापना, देवगढ़ ठिकाने की स्थापना 1680 ईस्वी में महाराणा जयसिंह के शासनकाल में, जयसिंह के शासनकाल में रावत द्वारकादास चुंडावत ने की थी। तो देवगढ़ ठिकाने की स्थापना 1680 में महाराणा जयसिंह के शासनकाल में रावत द्वारकादास चुंडावत ने की थी। और दोस्तों, ये देवगढ़ मेवाड़ का 16वां ठिकाना था। कौन सा ठिकाना था? 16वां। और इसी कारण यहां के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे। ठीक है, देवगढ़ शैली पर जो पुरुष चित्र हैं, देवगढ़ शैली के जो पुरुष चित्र हैं वो जोधपुर शैली के पुरुष चित्रों जैसे हैं। तो देखिए, इसके पुरुष चित्र जोधपुर शैली जैसे हैं, यानी कि जोधपुर शैली में जो पुरुषों का चित्रण किया गया है उसी प्रकार से वेशभूषा, उसी प्रकार से सारी आकृतियां यहाँ के पुरुषों की बनाई गई हैं। और इस शैली पर, देवगढ़ शैली पर मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर शैलियों का प्रभाव है। ठीक है, तो दोबारा देखिए, देवगढ़ ठिकाने की स्थापना 1680 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा जयसिंह के शासनकाल में रावत द्वारकादास चुंडावत द्वारा की गई थी। देवगढ़ मेवाड़ का 16वां ठिकाना था, अतः यहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे। देवगढ़ शैली के जो पुरुष चित्र थे वो जोधपुर शैली जैसे बने हैं। इस शैली पर मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर शैलियों का प्रभाव है। और इस शैली की जो विशेषता है वो देखिए आप,
देवगढ़ शैली की विशेषताएं। तो दोस्तों देखिए, पहली विशेषता मोटी और सधी हुई रेखाएं। मोटी और सधी हुई रेखाएं। दूसरी विशेषता है प्राकृतिक परिवेश के चित्र। प्राकृतिक परिवेश के चित्र। ठीक है। तीसरी विशेषता है शिकार के दृश्य, शिकार के चित्र भी बने हैं। चौथी विशेषता है अंतःपुर के चित्र। और अंतःपुर क्या होता है? जहां पर रानियां रहती हैं वो जगह क्या कहलाती है? या तो अंतःपुर कहलाती है या उसको रनिवास भी कहते हैं, उसको हरम के नाम से भी जाना जाता है। तो अंतःपुर के चित्र। पांचवा देखिए, राजसी ठाट बाट के चित्र, दरबार के चित्र राजाओं के। तो राजसी ठाट बाट के चित्र। और इस शैली में जो रंग था, इसमें पीला रंग ज्यादा प्रयोग किया गया है। कैसे रंग की? पीला। और जो प्रमुख चित्रकार हैं, प्रमुख चित्रकारों में बैजनाथ कमला, बैजनाथ कमला और चोखा। बैजनाथ कमला और चोखा, ये इसके चित्रकार हैं। और इसके जो भित्ति चित्र हैं, इसके भित्ति चित्र निम्न हवेलियों में या निम्न जगह पर मिलते हैं, जैसे मोती महल में, और एक अजारा की ओवरी। यहां देवगढ़ के बहुत ही सुंदर भित्ति चित्र हैं। और दोस्तों, देवगढ़ में जो नायिका का चित्रण किया गया है, नायिका चित्रण, बासक सज्जा के रूप में नायिका का चित्रण किया गया है। ठीक है, दोबारा देखिए। विशेषताएं मोटी और सधी हुई रेखाएं हैं, प्राकृतिक परिवेश, जंगलों के इनके चित्र हैं, शिकार के बहुत सारे दृश्य हैं, अंतःपुर के चित्र जहाँ रानियां रहती हैं, रात से ठाट बाट के चित्र। और रंग कौन सा है? रंग मुख्य रूप से पीले रंग का प्रयोग इसमें किया गया है। और चित्रकारों में बैजनाथ, कमला और चोखा। ठीक है। इसके भित्ति चित्र इन दो स्थानों पर मिलते हैं, एक तो मोती महल में और एक अजारा की ओवरी में इसके भित्ति चित्र हैं। और नायिका चित्रण इसमें बासक सज्जा के रूप में किया गया। क्यों सुनाया हुआ है कि किस शैली में नायिका चित्रण बासक सज्जा के रूप में किया गया है? तो कौन से में? देवगढ़ शैली में। अगला देखिए, चावड़ शैली। दोस्तों, हल्दी घाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप से चित्तौड़गढ़ हमेशा के लिए बहुत दिनों तक छिन गया था। उसके बाद में कोमलगढ़ को उन्होंने अपना मुख्य केंद्र बनाया। कोमलगढ़ पर भी अधिकार कर लिया गया और इस प्रकार बाद में उदयपुर पर भी अधिकार हो गया। तो इन्होंने, महाराणा प्रताप ने 1585 में लूणा चावंडिया को पराजित करके चावंड को अपनी राजधानी बनाया। और ये राजधानी रही 1615 तक, जब मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ वापस मिला था। ठीक है। तो 1585 में लूणा चावंडिया को पराजित करके महाराणा प्रताप ने
चाउंड को राजधानी बनाया और महाराणा प्रताप ने यहाँ चाउंड में नए महल, मंदिर और चित्रकला की एक नई शैली चाउंड शैली की शुरुआत की। तो चाउंड शैली के जनक कौन है? महाराणा प्रताप। तो 1585 में लूणा चाउंडिया को पराजित करके उन्होंने चाउंड को अपनी राजधानी बनाया और ये राजधानी 1615 तक रही, जब मुगल मेवाड़ संधि के तहत उनको वापस चित्तौड़गढ़ नहीं मिल गया हो। तो महाराणा प्रताप ने यहाँ नए महल बनाए, मंदिर बनवाए और चित्रकला की एक नई शैली चाउंड शैली की शुरुआत की। इसलिए चाउंड शैली के जनक कौन है? महाराणा प्रताप। लेकिन चाउंड शैली का जो स्वर्णकाल है महाराणा अमर सिंह का काल, जो महाराणा प्रताप के बाद महाराणा प्रताप के पुत्र थे और महाराणा प्रताप के बाद वो मेवाड़ के महाराणा बने। तो चाउंड शैली का स्वर्ण गोल्डन एज अमर सिंह का शासनकाल कहलाता है। और चाउंड शैली में सबसे प्रसिद्ध चित्र, इसका जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है रागमाला सेट, ये इसका सबसे प्रसिद्ध चित्र है और इसको चित्रित किया था चित्रकार नासिरुद्दीन। तो चाउंड शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र क्या है? रागमाला सेट। और इस रागमाला सेट को किसने चित्रित किया था? चित्रकार नासिरुद्दीन ने। और दोस्तों एक चीज और है, महाराणा प्रताप ने या महाराणा प्रताप के शासनकाल में ढोला मारू का चित्र बनाया गया। कौन सा चित्र? ढोला मारू का। और वर्तमान में ये चित्र कहां पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, इस संग्रहालय में ये ढोला मारू का चित्र स्थित है। दोबारा देखिए, 1585 में महाराणा प्रताप ने लूणा चाउंडिया को पराजित करके चाउंड को अपनी राजधानी बनाया। महाराणा प्रताप ने चाउंड में नए महल बनवाए, मंदिरों का निर्माण करवाया और चित्रकला की एक नई शैली चाउंड शैली की शुरुआत की। अतः चाउंड शैली के जनकदाता कौन है? महाराणा प्रताप के शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई। लेकिन इसका जो गोल्डन एज है, स्वर्ण काल है, वो महाराणा अमर सिंह का शासनकाल माना जाता है। सबसे प्रसिद्ध चित्र रागमाला सेट का है, जिसे चित्रकार नासिरुद्दीन ने चित्रित किया था। महाराणा प्रताप के समय ढोला मारू का प्रसिद्ध चित्र बनाया गया और ये ढोला मारू का चित्र अब है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, ये चित्र वर्तमान में स्थित है। अगली देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किशनगढ़ शैली। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टिकोण से, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं यहां पर। तो सबसे पहले देखिए, किशनगढ़ कौन सा? अजमेर। किशनगढ़ कौन सा? अजमेर वाला। तो किशनगढ़ जो राज्य की स्थापना थी, किशनगढ़ राज्य की स्थापना जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने 1609 में की थी और यहां पर राठौड़ राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो देखिए, किशनगढ़ राज्य की स्थापना 1609 ईस्वी में जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने की थी। तो किशनगढ़ राज्य की स्थापना 1609 ईस्वी में जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने इस राज्य की स्थापना की थी और यहाँ पर
किनका शासन था? यहाँ पर राठौड़ वंश का शासन था, क्योंकि उदय सिंह कौन थे? राठौड़, और उनके पुत्र किशन सिंह ने इसकी स्थापना की, तो यहाँ पर राठौड़ राजवंश का शासन था। अब चलते हैं हम सामंत सिंह के पास। सामंत सिंह, देखिए ये किशनगढ़ के राजा राज सिंह का पुत्र था। किशनगढ़ के महाराजा राज सिंह का पुत्र था, ठीक है। इनका शासनकाल 1748 से 1764 ईस्वी का था। किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल सामंत सिंह का शासनकाल ही था। किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल सामंत सिंह का शासनकाल था। और दोस्तों सामंत सिंह स्वयं भी एक महान चित्रकार थे। सामंत सिंह स्वयं भी एक महान चित्रकार थे। तो सामंत सिंह स्वयं भी एक महान चित्रकार थे। ये वल्लभ संप्रदाय से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। कौन? सामंत सिंह। और वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित होकर इन्होंने अपना नाम सामंत सिंह से क्या रख लिया? नागरीदास। तो देखिए वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित होकर अपना नाम क्या रख लिया? नागरीदास, ठीक है। सामंत सिंह के अन्य नाम भी थे कि अन्य नाम, इस नागरीदास के अलावा भी इनके अन्य नाम थे। देखिए कौन कौन से? चितवन, चितेरा, अनुरागी और मतवाला, ये इनके अन्य नाम भी थे। दोबारा देखिए, किशनगढ़ राज्य की स्थापना 1609 ईस्वी में जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने की थी। क्लियर? यहां पर राठौड़ वंश का शासन था। सामंत सिंह किशनगढ़ के राजा राज सिंह का पुत्र था और इनका शासनकाल था 1748 से 1764। किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल सामंत सिंह का शासनकाल ही माना जाता है। सामंत सिंह स्वयं भी एक महान चित्रकार थे और वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित होकर इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया? नागरीदास रख लिया। इसलिए सामंत सिंह को नागरीदास भी कहा जाता है। सामंत सिंह के अन्य नाम है, इन्हें चितवन भी कहा जाता है, चितेरा भी कहा जाता है, अनुरागी भी कहा जाता है, मतवाला भी कहा जाता है, ठीक है। रसिक रत्नावली, बिहारी चंद्रिका, मनोहरत मंजरी, मनोहरत मंजरी, ये तीनों सावंत सिंह के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, क्योंकि सावंत सिंह एक कवि भी थे, ठीक है। तो सावंत सिंह के बहुत सारे ग्रंथ लिखे उन्होंने, और लेकिन उनमें से रसिक रत्नावली, बिहारी चंद्रिका और मनोहरत मंजरी उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। और उनके बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो ग्रंथों का जो संकलन है, इनके ग्रंथों का संकलन क्या कहलाता है? नागर समुच्चय। तो किशन सिंह ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, उनके ग्रंथों का जो संकलन है वो नागर समुच्चय कहलाता है। और उन बहुत सारे ग्रंथों में से ये 3 ग्रंथ उनके बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ हैं,
रसिक रत्नावली, बिहारी चंद्रिका, मनोहरत मंजरी और सावंत सिंह एक कवि भी थे। अब देखिए दोस्तों, सावंत सिंह की विमाता दिल्ली दरबार से, वो दिल्ली गई और दिल्ली दरबार से जब वापस लौट रही थी तो एक बहुत सुंदर दासी को अपने साथ लेके आई थी और उस दासी का नाम था रसिक बिहारी। और जब सावंत सिंह ने उसको देखा तो उन्होंने उसको अपनी पासवान, अपनी मिस्ट्रेस बना लिया और पासवान बनाने के बाद में अपने जो दरबार का बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार था मोरध्वज निहालचंद, उससे कहा कि रसिक बिहारी का बनी ठनी के नाम से चित्र बनाओ। तो बनी ठनी का चित्र इसी रसिक बिहारी का था, जिसका चित्र किसने बनाया था? मोरध्वज निहालचंद, जो सावंत सिंह के दरबार के सबसे महान चित्रकार माने गए हैं। तो देखिए, सावंत सिंह की विमाता दिल्ली दरबार से रसिक बिहारी नाम की, रसिक, ये बनी ठनी का वास्तविक नाम है, रसिक बिहारी नाम की एक दासी लेकर आई थी और उसे देख करके इतनी सुंदर थी, उसको देख करके सावंत सिंह ने उसे अपने पासवान बना लिया। सावंत सिंह ने रसिक बिहारी को अपनी पासवान बना लिया, अपनी मिस्ट्रेस बना लिया, उसे अपनी प्रेमिका बना लिया और बनी ठनी जो चित्र है वो रसिक बिहारी का ही था। ठीक है दोस्तों, दोबारा देखिए, रसिक रत्नावली, बिहारी चंद्रिका, मनोहरत मंजरी, ये सावंत सिंह के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। सावंत सिंह एक कवि भी थे, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, उनके ग्रंथों का संकलन नागर समुच्चय कहलाता है। और सावंत सिंह की विमाता दिल्ली दरबार से अपने साथ रसिक बिहारी नाम की एक दासी लेकर आई थी और इस रसिक बिहारी को सावंत सिंह ने अपनी पासवान बना लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। बनी ठनी चित्तर इसी रसिक बिहारी का था। तो बनी ठनी जो चित्र था वो इसी रसिक बिहारी का चित्र था। और बनी ठनी के बारे में देखिए, पहली बात, यह चित्र सावंत सिंह के दरबार के महान चित्रकार मोरध्वज निहालचंद ने बनाया था। बनी ठनी का चित्र किसने बनाया था? मोरध्वज निहालचंद ने। एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा। और दोस्तों, मोनालिसा का जो चित्र था वो इटली के चित्रकार लियोनार्दो दा विंची के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, भारत सरकार ने बनी ठनी पर 1973 में 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया। ठीक है, बनी ठनी को राजस्थान की राधा, नागर रमणी, कलावंती और उत्सव प्रिया भी कहते हैं। ये सारे किसके नाम हैं?
बनी ठनी को, तो बनी ठनी को राजस्थान की राधा, नागर रमणी, कलावती और उत्सव प्रिया भी कहते हैं। दोस्तों बनी ठनी के नाक में एक आभूषण है, आप देखिए बनी ठनी के नाक में आभूषण है और उसके ऊपर मोर आदि के चित्र ही बने हुए हैं, उस आभूषण को कहते हैं बेसरी। बनी ठनी के नाक के आभूषण को क्या कहते हैं? बेसरी। देखना पेंटिंग में नाक में बड़ा एक नथ टाइप है और उसमें मोर की आकृतियां दिखाई देंगी, तो जो नाक में आभूषण पहन रखा उन्होंने उसे क्या कहते हैं? बेसरी कहते हैं। बनी ठनी का मूल चित्र वर्तमान में अजमेर के संग्रहालय में है। ठीक है, इनका एक चित्र, एक प्रति अल्बर्ट हॉल पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। तो इस चित्र की एक प्रति अल्बर्ट हॉल पेरिस में भी है। ठीक है, तो दोबारा देखिए, बनी ठनी किसका चित्र था? इसी रसिक बिहारी का, जो उनकी प्रेयसी थी, उसका चित्र था ये। और सावंत सिंह के आदेश पर यह चित्र किसने बनाया? चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद ने बनाया। बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा। ठीक है, बनी ठनी पर भारत सरकार ने 1973 में 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया। बनी ठनी को निम्न नामों से भी जाना जाता है, इसे राजस्थान की राधा कहते हैं, नागर रमणी, कलावंती, उत्सव प्रिया आदि नामों से भी जाना जाता है। बनी ठनी के नाक में एक आभूषण है, एक नथ बड़ी, उसे बेसरी कहा जाता है। बनी ठनी का जो मूल चित्र है वो वर्तमान में अजमेर के संग्रहालय में है और इसकी एक प्रति अल्बर्ट हॉल पेरिस फ्रांस में भी है। अगला देखिए, किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय इन दो व्यक्ति को है। तो किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? एक तो है एरिक डिक्सन को, दूसरे हैं डॉक्टर फैयाज अली को। तो किशनगढ़ शैली को इन दो विद्वानों ने प्रकाश में लेके आए ये। तो किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और डॉक्टर फैयाज अली को है। किशनगढ़ शैली कांगड़ा शैली, और कांगड़ा कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है ये शैली। तो किशनगढ़ शैली कांगड़ा शैली और ब्रज शैली से प्रभावित है। तो कांगड़ा शैली जो हिमाचल की है और ब्रज शैली से प्रभावित है। किशनगढ़ शैली के चित्र कागज पर बने हैं, इसलिए इसे कागज शैली भी कहते हैं। इसे कागज शैली भी कहते हैं। ठीक है, प्रमुख रंग श्वेत और गुलाबी। तो प्रमुख रंग श्वेत और गुलाबी है। प्रमुख पक्षी मोर, प्रमुख पशु गाय, प्रमुख वृक्ष केला। तो ठीक है, ये तो किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और डॉक्टर फैयाज अली को है। इस
ये कांगड़ा शैली और ब्रज शैली से प्रभावित है। कांगड़ा कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की शैली है। इसके चित्र कागज पर बने हैं, इसलिए इसको कागज शैली भी कहा जाता है। प्रमुख रंग है श्वेत और गुलाबी। प्रमुख पक्षी मोर। प्रमुख पशु गाय। प्रमुख पशु क्या है? गाय। और प्रमुख वृक्ष क्या है? केला। ठीक है, आगे देखिए। बड़ी ठनी के अतिरिक्त इस शैली के अन्य प्रसिद्ध चित्र। बड़ी ठनी के अतिरिक्त इस शैली के अन्य प्रसिद्ध चित्र। दूसरा देखिए, पहला था क्या? अन्य चित्र। चांदनी रात की संगोष्ठी। ये चित्रकार अमीर चंद ने बनाया था। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा चित्र दीपावली और तीसरा सांझी। ये दोनों चित्र सावंत सिंह ने बनाए थे। ठीक है। इसके अलावा चौथा चित्र गवैये का चित्र। पांचवा कृष्ण लीला के चित्र। छठा रामायण के चित्र। ठीक है। और सातवां भागवत पुराण। और इसके अलावा इस शैली में राग रागनी के चित्र भी बने। ठीक है ना, राग रागनी के चित्र भी बने हैं। सबसे अधिक सर्वाधिक चित्र राधा और भगवान श्री कृष्ण के बने। सर्वाधिक चित्र राधा और भगवान श्री कृष्ण के बने हैं। तो चांदनी रात की संगोष्ठी, बड़ी ठनी के बाद में जो इसके चित्र है प्रमुख, एक तो ये बहुत सुंदर चित्र है, चित्रकार आमिर चंद ने बनाया था इसको। दीपावली और सांझी, ये दोनों चित्र सावंत सिंह ने बनाए थे। गवैये का चित्र, कृष्ण लीला के चित्र, रामायण के चित्र, भागवत पुराण के चित्र, राग रागिनी के चित्र। और यदि बात करेंगे सर्वाधिक चित्र किसके बने, तो सर्वाधिक चित्र बने राधा और भगवान श्री कृष्ण के सर्वाधिक चित्र बने हैं। विषय देखिए, किन विषयों पर चित्र बने हैं? गीत गोविंद, एक तो इस पर गीत गोविंद किसका ग्रंथ है? जयदेव का। ये जयदेव का ग्रंथ है, इस पर चित्र बने हैं। भागवत पुराण पर चित्र खूब बने हैं। ठीक है, तो गीत गोविंद, जयदेव, भागवत पुराण और एक बिहारी चंद्रिका जो सावंत सिंह का ग्रंथ है, ये इसके प्रमुख विषय रहे हैं, इन पे बने हैं। ठीक है। और इसकी जो विशेषता है, सबसे पहले चित्रों की विशेषता है कि इनमें नारी सौंदर्य के चित्र सर्वाधिक बने। सबसे ज्यादा नारी सौंदर्य के चित्र जो बने हैं वो किशनगढ़ शैली में बने हैं। तो देखिए, इस शैली में नारी सौंदर्य के चित्र सर्वाधिक बने हैं। ठीक है।
तो पूछा जाए कि नारी सौंदर्य के चित्र सर्वाधिक किस शैली में बने हैं, तो किशनगढ़ शैली का नाम, जैसे लंबी नासिका, नासिका मतलब नाक, जैसे नारी सौंदर्य में लंबी नासिका, लंबी अंगुलियां हाथों की, लंबी नासिका, लंबी अंगुलियां, पतले अधर, ठीक है, होठ पतले, जैसे नुकीली चिबुक, ठोडी, जो हमारी ठोडी है बिल्कुल निकली हुई, खंजर जैसी आंखें आदि। तो नारी सौंदर्य के चित्र इस शैली में बहुत बने हैं, जिसमें लंबी नासिका, लंबी अंगुलियां, पतले आधार, नुकीली चिबुक, ठोडी, खंजर जैसी आंखें। इसके अलावा इसकी और जो विशेषताएं हैं, तो अन्य विशेषताएं हैं, देखिए दूर तक फैली झील, ठीक है, झील दिखाई गई चित्रों के पीछे, दूर तक फैली झील, झील में कैली करते नहाते, कैली करते हंस बतख, कैली करते हंस बतख, बगुला, सारस, तैरती नौकाएं और नौकाओं में प्रेमालाप करते राधा और कृष्ण के चित्र। तो दूर तक फैली झील, झील में केली करते हंस बतख बगुला सारस जलमुर्गे, तैरती नौकाएं, नौकाओं में प्रेमालाप करते राधा और कृष्ण के चित्र। इसके अलावा कमल से भरे सरोवर आदि इसकी विशेषता है। तो नारी सौंदर्य किशनगढ़ शैली की सबसे प्रमुख विशेषता है लंबी नासिका, लंबी अंगुलियां, पतले अधर, नुकीली चिबुक जो ठोडी होती है, खंजर जैसी आंखें। इसके अलावा दूर तक फैली झील, झील में कैली करते मतलब नहाते हुए, झील में कैली करते हंस बतख बगुला सारस, तैरती नौकाएं और उन नौकाओं में प्रेमालाप करते राधा और श्री कृष्ण के चित्र, कमल से भरे हुए सरोवर आदि इसकी विशेषताएं रही हैं। और दोस्तों एक चीज और देखना इसमें कि किशनगढ़ शैली में भक्ति, प्रेम और कला का तीनों का सुंदर समन्वय है। भक्ति, प्रेम और कला का सुंदर समन्वय है। इसके अलावा इसमें कविता और कल्पना का भी सुंदर समन्वय है। और ये देखिए नोट करके, इस शैली के चित्र रहस्यमय कल्पनाओं के, आया हुआ क्वेश्चन ध्यान रखना, रहस्यमय कल्पनाओं
कि अमूर्त स्वप्न है। इस शैली के चित्र रहस्यमय कल्पनाओं के अमूर्त स्वप्न। तो किशनगढ़ शैली की तीन चीजें बहुत, तीनों आए हुए क्वेश्चन है। भक्ति, प्रेम और कला का सुंदर समन्वय है इस शैली के चित्रों में। कविता और कल्पना का भी सुंदर समन्वय किया गया है। इसके अलावा इस शैली के चित्र रहस्यमय कल्पनाओं के अमूर्त स्वप्न माने जाते हैं। ठीक है। प्रमुख चित्रकार, देखिए, मोरध्वज, निहाल चंद, अमीर चंद। ठीक है। सूरध्वज, नानक राम, सीताराम, छोटू और धन्ना, रामनाथ, लाडली दास, तुलसीदास, ये इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। तो प्रमुख चित्रकार में मोरध्वज, निहाल चंद तो बहुत प्रसिद्ध है, जिन्होंने बनी ठनी का चित्र बनाया था। अमीर चंद, सूरध्वज, नानक राम, सीताराम, छोटू, धन्ना, रामनाथ, लाडली दास, तुलसीदास। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, मोरध्वज, निहाल चंद अपने चित्रों के नीचे संस्कृत और फारसी भाषा में अपना नाम लिखते थे। मोरध्वज अपने चित्रों के नीचे, फारसी और संस्कृत भाषा में अपना नाम लिखते थे। तो दोस्तों, मोरध्वज, निहाल चंद अपने चित्रों के नीचे फारसी और संस्कृत भाषा में अपना नाम क्या करते थे, वो लिखते थे। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में हम चित्रकला का ही अगला टॉपिक लेकर के मैं हाजिर हूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।